நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவ உரங்கள் பராமரிப்புக்கு அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். DMK is like a cancer. It will be treated by the principles of Sanatan Dharma. उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को उड़ा देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। क्या एनडीए अलायंस उनके बयान से सहमत है? इसका जवाब एनडीए अलायंस के लोगों को देना चाहिए। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर का। बात उस बयान की जिसने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बड़ी खबर है, तमिलनाडु के सीएम के बेटे का विवादित बयान, उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान। और देखिए, सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, उदयनिधि ने कहा। कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी बताया, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से इसकी तुलना की सनातन धर्म की, जिसके बाद से सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को भी और डीएमके को भी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, विवादित बोल सनातन धर्म को लेकर। ये कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, सनातन धर्म को बीमारी बताया, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन धर्म की तुलना की। ஆனா கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல குடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है और उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। एक न्यूज एजेंसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है, कहा है सबका साथ और सबका विकास जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में ये बड़ा बयान दिया है। ये पहले भी वो कहते रहे हैं, फिर से एक बार एक न्यूज एजेंसी को इन्होंने ये कहा है। अपनी ही बात को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक न्यूज एजेंसी को पीएम मोदी का दिया हुआ इंटरव्यू, और उसमें पीएम मोदी ने अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी, और यही सरकार इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शक का है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है। इस बात को भी दोहराते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगातार देते रहे हैं। और साथ ही अब नया एक और जोड़ दिया गया बीजेपी की तरफ से, सबका प्रयास, और इसी को दोहराते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शक है। G20 की अध्यक्षता पर उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए बड़ी बात है। ये महत्वपूर्ण बयान, G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए बड़ी बात बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी से अपनी बातचीत में। और साथ में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास जरूरी बताया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि यह हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शक है, और इस मंत्र की भूमिका विश्व कल्याण की है। और इस बीच में G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी बात है। लगातार देखिए, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस पर पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि ये गर्व की बात है भारत के लिए। G20 की अध्यक्षता से सकारात्मकता का माहौल और बनेगा, सबका साथ सबका विकास से विश्व कल्याण होगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शक का है। इसके अलावा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। अपनी बात को दोहराते हुए पीएम मोदी एक विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक भारत, जिस पर वो बार बार जोर देते रहते हैं। G20 की अध्यक्षता से सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने कहा।
G20 समिट 2 दिनों तक 9 और 10 सितंबर आप देख रहे हैं किस तरीके से विश्व भर के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं इस समिट का हिस्सा बनने के लिए। और इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है और एक सकारात्मक माहौल बन रहा है, सकारात्मक प्रभाव विश्व भर में पड़ रहा है, इस बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए। और उन्होंने एक बार फिर से दोहराया, सबका साथ सबका विकास ये बहुत जरूरी है और इसी से होगा विश्व कल्याण। तो न्यूज एजेंसी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, जैनेंद्र कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा दो वरिष्ठ पत्रकार भी, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामकृपाल सिंह जी और राकेश शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है न्यूज एजेंसी से अपनी बातचीत में, ये थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं और फिर आप लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके निहितार्थ क्या है। नीरज पांडे का रुख करेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नीरज, 3-4 प्रमुख बातें इस न्यूज एजेंसी से बातचीत की हमने अभी दर्शकों को बताई हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या जानकारी है आपके पास उनके बयानात के संदर्भ में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है न्यूज एजेंसी पीटीआई को, उसके अनुसार जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात तो एक यही है कि उन्होंने जो साफ तौर पे कहा कि इस देश में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये जो तीन हैं, इन तीनों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये तीनों रहेंगे तो देश का विकास होना मुश्किल है और इसीलिए देश इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है और 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में उभर कर सामने आएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में, मंचों पर, भाषणों में ये कहते रहते हैं कि 2028 तक भारत एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कंट्री होगा, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर भारत और अपनी पुरानी बातों को ही दोहराते हुए और उस पर जोर देते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं अपने इंटरव्यू में। रामकृपाल सर का रुख कर लेते हैं। सर, इन पूरी बातों को जो नीरज बता रहे थे और 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत, इस संकल्प को दोहराते हुए दिखाई दिए। सबका साथ सबका विकास की जो बात बार बार पीएम मोदी कहते रहते हैं उस पर भी उन्होंने जोर दिया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत सही बात है। और मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 से, तब से ये बात वो कह रहे हैं और आज जब ये बात कह रहे हैं तो वो उस बात में ये सच्चाई है कि 9 सालों में कोई भी इस देश का, चाहे पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो अगर गांव जाए तो किसी बयान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान के तमाम गांवों में, रूरल इंडिया में जा कर के वो परिवर्तन को देख सकता है। महसूस करना तो छोड़िए, बिल्कुल उसकी आंखें, मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं गांव और शहर दोनों मिला के रहता हूँ। मैं जाता हूँ तो मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि ये वही गांव है मेरा। हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में मिट्टी का घर नहीं मिलेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने कहा, आज उनकी बातों में दम। ठीक है रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो दिख रहा है आपको जमीन पर। आपकी बात कर बोलो आप, जो मैं समझ पाया। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, ये बातें G20 के पहले बहुत मायने रखती हैं। ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री ने जो ये बातें कही हैं वो भारत का विजन दुनिया के सामने रखने का उनका प्रयास है सम्मेलन के ठीक पहले। बिल्कुल राजेंद्र, इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत की जो G20 की अगुवाई है उसको रेखांकित किया है, बल्कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि 2047 तक देश जो है वो विकसित हो जाएगा। जिस तरीके से उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था में आया है और वो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, उसको भी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया।
जाए तो एक तरीके से G20 में देश की अगुवाई और जो उनका विजन है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के और विश्व के मानचित्र पर भारत के नेतृत्व को लेकर के, इसको प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से सारी बातों को रेखांकित किया और उल्लेख किया है। जी बिल्कुल ठीक है। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी से बात की है और उस बातचीत में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, चीन और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की दो टूक, चीन और पाकिस्तान की आपत्तियों को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया है अपनी इस बातचीत में, और यह बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है, यह बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अपने देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं। G20 की बैठक पे जो कश्मीर और अरुणाचल में हुई और उस पर जो पाकिस्तान और चीन की आपत्ति थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया प्रधानमंत्री ने और कहा कि अपने देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं। तो चीन और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री की दो टूक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और चूंकि हम प्रधानमंत्री के बयान के मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं, राकेश जी, उसी क्रम में हम इस बात को भी समझेंगे। इस बातचीत से चूंकि चीन के राष्ट्रपति को आना है, हो सकता है उनकी जगह उनके प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन चीन का प्रतिनिधि होगा G20 की बैठक में, और चीन ने आपत्ति जाहिर की थी। इस बातचीत से उन्होंने वहां पर बहुत सीधा संदेश भेजा है कि इस बैठक से पहले भारत का नजरिया क्या है इस बैठक को लेकर और सीमा को लेकर। राकेश जी। निश्चित तौर पे भारत और चीन के बीच में संबंध तो बेहतर है व्यापारिक तौर पे, लेकिन आपके सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर आप देखेंगे तो ये तल्खी लगातार बनी हुई है और चीन की तरफ से हर बार ये प्रयास किया जाता है कि वो भारत को किसी न किसी रूप में समस्याजनक स्थिति में खड़ा रखने की कोशिश करता है, चाहे वो गलवान वाला इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में चाइना की तरफ से अक्सर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे एक समस्या पैदा होती है। मुझे लगता है चाइना की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश में G20 की समिट को लेकर, बैठक को लेकर आपत्ति की गई, पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर आपत्ति की गई, ये आपत्तियां अपने आप का फ्रस्ट्रेशन है उनका, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश किसी भी हालत में चाइना का हिस्सा नहीं है। उसकी तरफ से सीमा बढ़ाने का जो प्रयास किया गया, पिछले 9 साल में कई घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी चाइना 1 इंच भी भारत की भूमि पर अपना कब्जा नहीं कर पाया है। तो झुंझलाहट के कारण चाइना इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है, और हो सकता है जैसा आपने कहा कि चाइना इस बैठक में नहीं आना चाहता है, चाइना के राष्ट्रपति नहीं आना चाहते, और उसका कारण भारत की बैठक नहीं है अरुणाचल प्रदेश की, बल्कि उसका कारण अमेरिका है। अमेरिका के साथ जिस तरीके के टकराव उसके चल रहे हैं, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो आमना सामना करना चाहेगा। बिल्कुल ठीक है राकेश शुक्ला जी, शुक्रिया आपका। तो पीएम मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया और उसमें क्या बड़ी बातें कही हैं वही हम आपको लगातार बता रहे हैं, और उन बातों के मायने क्या हो जाते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी को पीएम मोदी का इंटरव्यू और पाक चीन की आपत्तियों को खारिज किया है, सबका साथ सबका विकास की बात को दोहराया, ये बहुत जरूरी है विश्व कल्याण के लिए, ये पीएम मोदी ने बात कही। हमारा मंत्र विश्व कल्याण में मार्गदर्शक है, ये पीएम मोदी ने कहा। और पाकिस्तान और चीन को खरी खरी पीएम मोदी की दो टूक कह दिया कि अपने देश के भीतर हम बैठक कहीं भी कर सकते हैं, बातचीत से ही समस्याओं का हल होता है, इस बात का भी जिक्र किया है। एक न्यूज एजेंसी में दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो आपको हम बता रहे हैं। करप्शन, जातिवाद और सांप्रदायिकता पर भी बोले हैं। करप्शन, जातिवाद की जगह नहीं होगी, पीएम मोदी ने इन बातों का जिक्र किया अपने इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत, और भारत का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो विश्व कल्याण में भी मार्गदर्शक है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बातचीत में चीन और पाकिस्तान को दो टूक का उत्तर दिया, उनकी आपत्तियों पर, उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। G20 की जो बैठकें हुई कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में, उस पर पाकिस्तान और चीन ने जो आपत्ति जाहिर की थी उसको सिरे से खारिज कर दिया प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जयंत कुमार हैं, हमारे साथ नीरज पांडे हैं, हमारे दो सहयोगी, और इसके अलावा हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी इस सारी जो बातचीत है, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसके अर्थ हमें बता रहे हैं, राकेश शुक्ला जी और रामकृपाल सिंह जी। जी
दीपा। सबसे पहले नीरज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीरज देखिए, अभी G20 की अध्यक्षता अगुवाई हिंदुस्तान कर रहा है और अभी संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया सरकार की तरफ से, सामने लोकसभा का चुनाव है और ऐसे वक्त में पाक चीन को लेकर दो टूक पीएम की तरफ से कह देना और G20 की अध्यक्षता को लेकर कहना कि एक सकारात्मक माहौल बन रहा है दुनिया भर में भारत के लिए, और इसके अलावा 2047 तक विकसित देश बनने की जो बात पीएम मोदी ने कही है, अब उन सभी के मायने क्या हो जाते हैं इस वक्त में जब बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं? देखिए, उन सब के मायने बिल्कुल साफ हैं कि भारत अपनी सीमाओं के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। भारत अपनी जो 140 करोड़ की जनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भारत सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत G20 के आयोजन को अपनी परिधि के, अपनी सीमा के अंदर वो कहीं भी कर सकता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो या देश का दूसरा कोई हिस्सा हो। तो इसमें अगर किसी देश को लगता है कि कोई देश या चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, किसी को आपत्ति है तो आपत्ति गैर ज़रूरी है, वो ठीक नहीं है। अब ये ज़रूर है कि G20 का आयोजन है और ऐसे में तमाम देशों को आना है। खैर, अभी तक चीन की राष्ट्रपति की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन इस मसले पर कई बार कई मंचों से हमने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने साफ कहा है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भर है और वो कोई भी कड़े कदम उठा सकता है। और हाल ही के दिनों में जिस तरह से रियलिटेट हुआ, चाहे वो आप देखें पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा हो, चाहे वो चाइना के गलवान घाटी में रहा हो या लद्दाख की सीमा पर रहा हो चीन के सैनिकों के साथ झड़प, वो सारी चीज़ें ये बताती हैं कि अब भारत वो भारत नहीं रह गया है जो पहले कभी सामने वाले की बातों पर आ जाता था या डर जाता था या बैक कर जाता था। अब वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात भी करना जानता है, ज़रूरत पड़ने पर आपको सबक भी सिखाना जानता है और ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको जवाब भी देना जानता है। तो ये एक सामान्य सी बात है कि अगर आप कोई भी हो, कोई भी देश, चाहे भारत नहीं, खुद पाकिस्तान या चाइना भी यही बात कहते हैं कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करें, तो जब वो कह सकते हैं तो हमें कहने में दिक्कत क्या है। जनेंद्र भी हमारे साथ हैं। जनेंद्र, न्यूज सोर्स की विश्वसनीयता की बात भी उन्होंने कही है और कहा है कि फर्जी खबरें अराजकता पैदा कर सकती हैं। इस मोड़ पर प्रधानमंत्री के इस बयान के क्या मतलब है जनेंद्र? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री ने विस्तार से न सिर्फ वैश्विक राजनीति बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जो चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने, उन तमाम पहलुओं पर बात की और ख़ासतौर पे आतंकवादियों की तरफ से जिस तरीके से काला धन का इस्तेमाल या फिर गलत सूचनाएं समाज में फैलाने की कोशिश जो की जाती है उन पर भी बात की है, उसे खतरनाक बताया है। साथ ही फेक न्यूज़ को लेकर के उन्होंने जो है अपनी चिंताएँ जाहिर की हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था और सियासत में जिस तरीके से फिलहाल फ्री देने का एक नया कंपटीशन शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री उस पर पहले भी बोल चुके हैं कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय में ये जो है वो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए जो आर्थिक नीतियां लाई जाती हैं जिसमें कि मुफ्त खोरी को बढ़ावा दिया जाता है, हालांकि प्रधानमंत्री इसके लिए मुफ्तखोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस पर पीएम ने कहा है कि ये लंबे समय में जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। तो दुनिया को संदेश दिया है चीन और अमेरिका, खासतौर पे चीन को, पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक भारत अपने हिस्से में कहीं भी कोई भी बैठक आयोजित कर सकता है। तो वहीं आतंकवाद को लेकर के, फेक न्यूज को लेकर के जो चिंताएं हैं और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो फ्री पॉलिटिक्स की एक नई सियासत देश में चल रही है, उसको लेकर के आत्मनिर्भर भारत और आत्मविश्वास से लबरेज भारत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए। रामकृपाल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से दोहराते हुए पीएम मोदी ये कि बदलता हुआ भारत है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है और कहीं पर भी अगर आवश्यकता पड़ी तो माकूल जवाब देने में भी हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, इस बात का संकेत देते हुए और संदेश देते हुए पीएम मोदी। सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज रामकृपाल जी।
ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन राकेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि पीएम मोदी ने साफ ये संदेश और संकेत देने की कोशिश की है कि ये बदलता हुआ भारत है, अभी विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन पाक को दो टूक कह दिया और साथ ही ये भी एक संदेश दिया कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सक्षम है हिंदुस्तान। हमें थोड़ा सा अलग अलग समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, उसे सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, उसे विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में देखिए। G20 बैठक की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो जब संपूर्ण विश्व एक परिवार है तो हमें विकास भी एक गति से करना है। जब एक गति से विकास करना है तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो थीम है उस थीम पे चल के ही G20 देश आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक रही बात सीमावर्ती क्षेत्रों की विदेश, तो भारत की विदेश नीति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भारतवासियों को कतई संदेह नहीं है। हम कई उदाहरण इसका देख चुके हैं, चाहे यूक्रेन के दौरान देखिए भारत के लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया, कोरोना के दौरान देखिए भारत के लोगों को सुरक्षित लाया गया, सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, जब भी आंख दिखाने का प्रयास किया गया भारत को उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चाइना की तरफ से जब भी घुसपैठ का प्रयास किया गया भारत के सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी रेखांकित किया है प्रधानमंत्री ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत की विदेश नीति क्या है, भारत कैसे देखता है विश्व के मसलों को और सारे अफेयर्स को, इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। रामकृपाल सिंह जी से जरूर बात करेंगे इस विषय पर। रामकृपाल जी, आतंकवाद का भी उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान और चीन को बता दिया कि भारत अपनी जमीन पर यानी कि अरुणाचल और कश्मीर में कहीं भी बैठक कर सकता है, आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये तब हुआ है, इस बैकड्रॉप में हुआ है जब चीन ने एक मैप जारी किया है अपना, और उस पर भारत के विदेश मंत्रालय नहीं दुनिया के कुछ और देशों ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है, और अब इस बयान से प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रख दी है। बिल्कुल, देखिए जो मैं कह रहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही विदेश नीति के बारे में उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि हम किसी भी देश को, पड़ोसी हो या कोई भी हो, न हम आंख दिखाएंगे न उसके सामने आंख झुकाएंगे, हम बराबर आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि अभी वो भारत नहीं है जो जिसको आप लोग समझते थे। तो ये गलतफहमी उन्होंने 2014 में भी दूर कर दी थी दुनिया की। और उसके बाद से जैसा आप देख रहे हैं जो भी भारत ने किया है वो बिल्कुल ऐसे हुआ है कि अगर आंख दिखाओगे तो हम आंख निकालना भी जानते हैं। आपने देखा कि सीमा से हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन जब पानी सर से ज्यादा गुजरने लगा तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई जी। डोकलाम में चाइना को बता दिया कि हमें प्रेशर नहीं है। बिल्कुल, आपने सही उदाहरण दिए कि इस प्रकार की चीजें हुई हैं और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत अब इस प्रकार की चीजों को, हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, रामकृपाल जी और राकेश शुक्ल जी, और जैनेंद्र और नीरज, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों और अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली G20 समिट से पहले दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली की दीवारों से लेकर सड़कों पर G20 समिट का सुरूर चढ़ा हुआ है, और ऐसे में यह भी उत्सुकता रहती है कि आखिर दुनिया के तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं वे जिन होटल्स में रहेंगे वहां उनके स्वागत में क्या इंतजाम है। और देखिए, मेहमानों के लिए सजने वाली खास खाने की टेबल पर जो व्यंजन परोसे जाने हैं उनसे रूबरू कराने, और मेहमानों के लिए मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को थीम बनाकर तरह तरह के पकवान परोसे उनको जाएंगे। एग्जीक्यूटिव शेफ रविकांत से बात की है हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने, आपको दिखाते हैं। मिलेट्स की अलग अलग वैरायटी जो है वो यहाँ पर होटल ललित में जो है वो शेफ्स की तरफ से यहाँ पर अलग तरीके के ख़ास तरीके के व्यंजन जो है वो बना करके दिखाने के लिए जो है वो एबीपी न्यूज़ को सिर्फ यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा भी और कई सारी तैयारियाँ जो है जब वो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और इनके खाने की टेबल पर बैठेंगे तो वो भी परोसेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव शेफ रविकांत जी। रविकांत जी, क्या क्या तैयारी, खास तैयारी आप करने वाले हैं जो कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे आपके यहाँ? जो हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जो कि कनाडा और जापान से हैं, हम काफ़ी टाइम से खास तैयारियां कर रहे थे मिलेट्स को लेके।
जो हमारा श्री अन्न है, जो मिस्टर मोदी का एक विज़न है, श्री अन्न को आगे बढ़ाना है, मिलेट्स के साथ हमने उसको लेके जाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने से पिछले हम तकरीबन इसकी तैयारियां कर रहे थे। हम डेली कुछ ना कुछ डिशेस बना रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी टीम के साथ, उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। हर तरह से हम लोग मिलेट्स को काफ़ी फोकस कर रहे थे। हम जितने भी हमारे पास आउटलेट्स हैं, हमारे पास ओको है, बलूची है, कॉफ़ी शॉप है, जहाँ हर मेन्यू में हमने मिलेट से रिलेटेड डिशेस वहाँ पे तैयार करके उस मेन्यू में हमने लगाई है। 6 महीने की आपने तपस्या की है, तो फिर तपस्या का फल भी तो आप दिखाइए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे कि बाजरे की शामी यहाँ पे बनाई है, कंगनी का सैलड बनाया है, यहाँ पे किनुआ से रिलेटेड डिमसिम्स मैंने बनाए हैं, कुछ पेस्ट्रीज, मैकरून्स आप देख रहे हैं। जो हमारी सिग्नेचर डिश है मेथी पालक की पापड़ की सब्ज़ी, उसमें भी मैंने रागी का तड़का दिया है। किनुआ की खिचड़ी मैंने यहाँ पे अलग से बनाई है। इनमें कौन कौन सी डिशेस ऐसी हैं जो कि जो हेड ऑफ स्टेट आएंगे उनके सामने, या फिर उनके जो डेलीगेशन होंगे या उनके साथ जो मिनिस्टर्स आने वाले हैं उनके सामने परोस? इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम इनमें से परोसने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास गुड़ रागी की एक खीर भी है, जो हमने स्पेशली जो राष्ट्र अध्यक्ष है उनके लिए हमने बनाई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।